नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। वाईफाई स्टडी के शानदार प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया और इनमें से हम लोगों ने ज़्यादातर ब्लड यानी हेमेटोलॉजी के बारे में चर्चा करी। हेमेटोलॉजी के पार्ट में हम लोगों ने देखा ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल तथा ब्लड ग्रुप के बारे में। बच्चों, हमारे किए गए इन थ्योरी में से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके लिए मैं एक सेट लेकर आया हूं क्वेश्चंस का, जिनमें हम लोग इस चीज़ पर गौर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस हों। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके फर्दर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और फर्दर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को भी करेंगे। हम लोग जल्दी ही राजस्थान पटवार पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नए लेकर आएंगे, उनकी भी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे द्वारा किया गया जो भी आपका ये थ्योरी पार्ट है या क्वेश्चंस पार्ट है, ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। ये एसएससी के लिए भी वैलिड है, ये यूपीएससी के लिए भी वैलिड है, यूपीपीएससी के लिए भी वैलिड है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको तैयार करें और बहुत ढंग से आप इन चीज़ों में प्रिपरेशन करें। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई थ्योरी का पार्ट समझ में नहीं आया तो ये भी आप आसानी से पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। आइए, अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, रक्त होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ब्लड के बारे में, तो ब्लड क्या है? ब्लड है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब है ये है तरल। एक्चुअल में अगर आप चाहें, आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप इस लिक्विड को, मैं इसका थोड़ा पेन का कलर देख लेता हूं उसका, आप इस लिक्विड को फ्लूइड के नाम से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन देखा है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता ऑप्शन में, फ्लूइड होता है। तो चलो बेटा, एक ही चीज़ है। यहाँ पर हम तरल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तरल क्या होता है बेटा? तरल वो होता है जो बहने का गुण रखता है, जिसमें क्या होता है बच्चों? बहने का गुण होता है। और अगर हम बात करें बहने के गुण के बारे में, तो कौन कौन पदार्थ बहते हैं? एक तो चलो हम पहले पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। बहने के गुण में अगर हम बात करें पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ है द्रव और गैस। ये 2 पदार्थ हैं जो बहने का गुण रखते हैं, जबकि ठोस पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो बहने का गुण नहीं रखता, यानी इसमें बहने का गुण नहीं होता। तो अगर आप देखें तो ठोस के अंदर बहने का गुण नहीं होगा, सिर्फ द्रव और गैस ही बहते हैं। इसीलिए इनको हम क्या लिखते हैं? तरल की श्रेणी में लिखा जाता है। तो हम यहां से मानेंगे सबसे पहला तरल हो गया। उसके बाद बात करेंगे कनेक्टिव के बारे में। बच्चों, कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला। कनेक्टिंग का मतलब होता है जोड़ने वाला। अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में, तो टिश्यू क्या होगा बच्चों? उत्तक। उत्तक क्या चीज होती है? उत्तक होते हैं कोशिकाओं के समूह। अगर हम बात करें कोशिकाओं के समूह के बारे में, तो ये कहलाएंगे टिश्यू। तो आपसे पूछे जा रहा है कि रक्त एक्चुअल में किस प्रकार का उत्तक होता है। आइए आप खुद ही सॉल्व कीजिए। सबसे पहला, फ्लूइड होता है, यानी बहने का गुण रखता है। बिल्कुल सही है। हमने पुराने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से हम पूरे शरीर को जोड़ने का काम करते हैं रक्त के द्वारा। तो रक्त पूरे शरीर को जोड़ता है, मतलब कनेक्टिव है, संयोजी है। अब उत्तक के बारे में चर्चा करें तो उत्तक क्या होते हैं? टिश्यूज, कोशिकाओं के समूह होते हैं। कोशिकाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं आपके मुताबिक? तो कोशिका, यहां पर हमने 3 कोशिकाओं के बारे में चर्चा करी थी। पहली थी आरबीसी, दूसरी थी डब्ल्यूबीसी और तीसरी थी प्लेटलेट्स। तो तीनों के बारे में अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये क्या हो गया? ये हो गया कोशिकाओं का समूह हो गया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि आपका रक्त एक संयोजी उत्तक है? संयोजी मतलब जोड़ने वाला, उत्तक मतलब कोशिकाओं का समूह। तो कोशिकाओं का समूह मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, देखो आपको ये सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे बच्चों ने ये चीजें रट रखी हैं बिल्कुल, इसीलिए
मैं इसमें हर एक क्वेश्चंस को आराम से पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना चाहता हूं। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सबसे पहला है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन करने में सहायक है तथा खड़े होने में सहायता करता है। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन के बारे में, सबसे पहला ऑप्शन है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। बिल्कुल पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों? आरबीसी पूरी बॉडी के अंदर क्या पहुंचाने का काम करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। मतलब बिल्कुल सही है। तरलता बनाता है, तरलता मतलब आपके बॉडी के अंदर फ्लूइडिक नेचर लेकर आएगा। तो देखो बच्चों, ये ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भोजन पाचन करने में सहायक है। बच्चों, रक्त तो भोजन के स्वांगीकरण में कार्य करता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें रक्त अपने द्वारा सभी पोषक पदार्थों को अपने अंदर मिश्रित कर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचा दे। ठीक है, तो ये भोजन के पाचन में सहायक नहीं होता। चौथा क्या है? खड़े होने में सहायक है। बच्चों, खड़े होना यानी बात हो रही है किसकी? बैलेंसिंग के बारे में बात हो रही है। देखो बच्चों, जब हम अपनी बॉडी की बैलेंसिंग के बारे में चर्चा करते हैं ना, तब हम बात करते हैं बच्चों ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। ये होता है क्या? मस्तिष्क। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है बच्चों मिड ब्रेन। अगर हम बात करें मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और जब हम बात करेंगे तीसरे के बारे में, तो ये कहलाता है हिंड ब्रेन। अगर हम बात करें हिंड ब्रेन के बारे में, तो ये पश्चिम मस्तिष्क कहलाएगा। बच्चों, अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग है वो आपकी बॉडी में मेमोरी को डेवलप करता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा फंक्शनिंग जो होता है स्टोरेज का, सारी चीजों का यानी मेमोरीज का भी काम करेगा। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो तार्किक ज्ञान आपको मिलता है, वो आपके फोर ब्रेन की वजह से ही होता है। आपके देखने और सुनने से संबंधित जितनी प्रतिक्रियाएं हैं वो सारा का सारा मिड ब्रेन तय करता है, लेकिन बचे हुए सारे पार्ट्स हिंड ब्रेन के द्वारा तय किए जाते हैं। अगर हम बात करें हिंड ब्रेन के बारे में, तो हिंड ब्रेन में पाया जाने वाला मस्तिष्क, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां पर इसका एक पार्ट पोन्स होता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो सेरिब्रम होता है। ठीक है, इसको अच्छा सेरिब्रम नहीं, आप इसको सेरिब्लम कहेंगे। और ये होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है इसका मेडुला ऑब्लागेटा। तो अगर आप इन सभी को अंदर देखें या इन सभी के बारे में बात करें, तो पोन्स वाला पार्ट जो है आपकी श्वसन क्रिया को नियंत्रण करने का काम करता है, और मस्तिष्क अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्लम ये आपको खड़े रखने में सहायक है, या यूं कहें कि ये आपकी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करता है। आई बात समझ में? मेडुला ऑब्लागेटा आपकी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जिस प्रकार से खांसी करना, उल्टी आना, छींकना। ठीक है, पाचक रसों का स्त्राव यानी एंजाइम्स का स्त्राव करना, हृदय की गति को नियंत्रित करना, ये सभी के सभी काम जो मनुष्य के द्वारा नहीं किए जा सकते अनैच्छिक क्रियाओं में आते हैं, और इन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण आपका मेडुला ऑब्लागेटा द्वारा किया जाता है। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलीमीटर रक्त पाया जाता है? आप बताइए कितना रक्त होगा? 5 से 5.5, 4 से 4.5, 3 से 3.5। आप खुद बताइए क्या इसका आंसर होगा। बच्चों, पहला जो सवाल हम लोगों ने किया था वो क्वेश्चन आपके झारखंड पीएससी के अंदर पूछा गया था। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, तो दूसरा क्वेश्चन एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है। तीसरा जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं ये एसएससी के लगभग सभी जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सभी के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें हमारे रक्त के बारे में, तो हमारा रक्त लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास पाया जाता है। और इस हिसाब से अगर हम मिलियन एमएम के बारे में बात करें तो सही आंसर
5 to 5.5 होगा। यहां पर चीज थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे है कि जब आप बात करेंगे मेल और फीमेल के बारे में तो ब्लड परसेंटेज घटेगा। मैं बात करूं ब्लड परसेंटेज की, अगर हम बात करें मेल तो मेल में 5 to 6 लीटर होगा, जबकि फीमेल में 4 to 5 लीटर के आसपास पाया जाता है। महिलाओं में रक्त कम होने का कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। हर महीने चलने वाले मासिक धर्म चक्र के कारण ही इनके शरीर में या महिलाओं के शरीर में रक्त कम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। बच्चों जवाब दो। अगर आप इसमें देखें तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? 7.4 होना चाहिए। अब देखो पीएच को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें पीएच स्केल के बारे में तो पीएच स्केल को किस तरीके से नापा जाता है? बीच में रख लिया 7, इधर रख लिया 14, इधर है 0। अगर हम इस सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये सेगमेंट अम्लीय होता है, एसिडिक, अम्लीय होता है। अगर हम बात करें 7 से 14 के बीच में तो ये क्षारीयता दर्शाता है या क्षारीय होता है, बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। अब देखो अगर हम बात करें रुधिर के पीएच के बारे में तो हम बोलेंगे कि रुधिर का पीएच 7.4 होता है। 7.4 का मतलब है, देखो अगर 7 होता तो उदासीन हो जाता, ठीक है, यानी ना तो अम्लीय होता और ना क्षारीय होता, लेकिन 7.4 है, इसका मतलब हमारा जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। तो इसको स्लाइट एल्कलाइन फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के खून का पीएच अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, कौन सा है? कम क्षारीय होता है, पीएच वैल्यू 7.4। मानव रक्त यदि अम्लीय यानी निम्न पीएच का हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता घट जाएगी, या आरबीसी की गणना बढ़ जाएगी? तो आपके हिसाब से क्या आंसर इसका होना चाहिए? बच्चों ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, यूपीएससी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ चीजें तो देखने को मिल ही रही है। अगर हम देखें, अगर हमारे ब्लड के एसिडिक नेचर के बारे में बात की जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जितनी भी आपकी वेन्स हैं या आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, ठीक है, अगर इन सभी के बारे में आप बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये धीरे धीरे इनके अंदर एक डिक्रीमेंट पैदा हो जाएगा? क्योंकि एसिड किसी भी चीज को आसानी से गला देता है। अगर ये हमें आसानी से चीजों को गला देता है तो क्या ब्लड के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन प्रोटीन को नहीं गलाएगा? अगर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन को गलाने लग जाएगा और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है ब्लड में वो घटने लग जाएगी, तो क्या हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा रक्त अम्लीय हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमें सांस लेने में समस्या आएगी और ऐसी स्थिति में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। आ गई बात समझ में? बच्चों यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप खुद देख लो कि यूपीएससी का क्वेश्चन भी आपसे पूरी तरीके से हो गया होगा, बहुत आराम से हो गया होगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? इशू शर्करा, इसको आप शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है, कैन शुगर या शुगर भी कहते हैं। ब्लड, सोडियम क्लोराइड NaCl और यूरिया, ठीक है। अगर आप इन सभी को देखें, एक्चुअल में ये यूरिया मिक्सचर या विलियन के नाम से भी आता है, मैंने एक दो जगह देखा था, ठीक है, ये क्वेश्चंस अलग अलग उस पर आता है, यूरिया सॉल्यूशन करके भी मैंने एक दो जगह देखा था, फिर मैंने इस क्वेश्चंस को उठाया। और एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि 2013 CGL के अंदर पूछा गया था, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चंस को हम लोग डेवलप कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें शुगर के बारे में तो गन्ने से शुगर बनाई जाती है, यानी
ये आर्टिफिशियल हो सकता है। NaCl अगर देखा जाए तो सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है। आई बात समझ में। अगर हम बात करें इस यूरिया के बारे में तो इस यूरिया को भी हम लोग जो है अमोनिया से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, देखो यूरिया क्या है, NH2CONH2, अगर हम बात करें तो इसको हम आराम से कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ब्लड है, रक्त है, वो क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसीलिए इसका सही जवाब रक्त ही होगा। अब देखो, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो बच्चों अगर हम बात करें कणिकाओं के बिना तरल अंश के बारे में, तो देखो बच्चों, ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लड सेल, दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल 45%, ब्लड प्लाज्मा 55%। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कहने का मतलब कोशिका निकाल दी जाए। लो साहब, कोशिका निकाल दी, कोशिका निकाल दी तो क्या बचा? आपके पास में बचा ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो इसमें बचेगा, और अगर ब्लड प्लाज्मा बचेगा तो ऐसी स्थिति में आपका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? आपका क्वेश्चन का जवाब होगा ब्लड प्लाज्मा। बच्चों आपको जानकर इस चीज के बारे में हैरानी होगी कि ये क्वेश्चंस भी आपके यूपीएससी में और एसएससी में पूछा गया था। अगर आप इस क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये एसएससी 2006 के आसपास का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक बार यूपीएससी के अंदर भी आया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? अभी अभी पढ़ा है, कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है आप खुद बताओ। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। अभी तो पढ़ा था बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि ब्लड सेल कितनी होती है? ये होती है 45%। तो अधिक भाग किसका है? प्लाज्मा का है। कम भाग किसका है? कोशिका का है। आएगी बात समझ में? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 55% होगा। अगला देखते हैं। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग होता है। सवाल समझ रहे हो बच्चों? एक ही बात को घुमा घुमा कर बार बार पेश किया जा रहा है, और 2017 सीजीएल का सवाल है ये 2017 एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? प्लाज्मा होगा। और कौन सा होगा? आगे बात समझ में? ये प्रद्रव्य जो है प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मा भाग आपका होगा। अगला सवाल आपके सामने जो आ रहा है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसके अलावा झारखंड के जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी सवाल ये पूछा गया था। तो आओ देख लेते हैं। आपको पढ़ाया है मैंने प्लाज्मा, मेरे हिसाब से आपको गलती नहीं होनी चाहिए कि मैं प्लाज्मा को दो भागों में बांट देता हूं। एक तरफ तो आता है इसका वाटर कंटेंट और दूसरी आती है इसकी प्रोटीन्स, ग्लूकोज और मिनरल्स। तो अगर हम बात करें वाटर कंटेंट के बारे में तो 90% या 90 से 92% भाग में होता है, जबकि प्रोटीन 8 से 10% भाग में पाई जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मानव रक्त में पाए जाने वाला, प्लाज्मे में पाया जाने वाला पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो ये होगी 90 से 92% भाग। देखो बच्चों, रक्त में या प्लाज्मा में सर्वाधिक पानी पाया जाता है, इनका कंटेंट कम होता है। अगर किसी के शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब है 90 से 92% है ही, 92 से 95% के आसपास पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रोटीन का रेशियो घटकर 5 to 8% पर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें जो है वो खतरनाक हैं। दूसरा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? अगर आप बात करें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, यूपीएससी जूलॉजी 2007 में पूछा गया हुआ सवाल है। अगर आप इसको देखें तो ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, प्री के लिए आया था ये सवाल। निम्न में से प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, लो साहब प्लाज्मा प्रोटीन के नाम ही लिख लेते हैं तो कहानी वहीं क्लोज हो जाएगी। कौन कौन सी है? एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और प्रोथ्रोम्बिन है, जिसको फाइब्रिन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक ही बात, फाइब्रिनिजन एक ही बात, ग्लोबुलिन्स ये, ठीक है, ये दोनों हैं प्लाज्मा प्रोटीन। जबकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन आरबीसी की प्रोटीन कहलाती है। कौन सी कहलाती है बच्चों? आरबीसी की प्रोटीन कहलाती है। तो इसका आंसर हीमोग्लोबिन होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य रूप से व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर आप बात करें इस क्वेश्चंस के बारे में तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछा गया है और बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं या बता रहा हूं, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2000 का। ठीक है, इस क्वेश्चंस को यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, यानी आईएएस 2000 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप सामान्यतः ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें कि किस में व्यक्त की जाती है, देखो HgKmm, ठीक है, Hg पर mm के बारे में अगर बात करें तो यहां से आप ब्लड प्रेशर नापते हैं, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये वाले भाग को छोड़ दें, प्रति भाग मिलियन, इसमें आप सेल को नाप रहे हैं, सेल की संख्या को नाप रहे हैं। प्रति लीटर के बारे में बात करें तो कोई लिक्विड आप नापना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक ए प्लाज्मा या आपका ब्लड। जबकि जब आप शुगर के बारे में बात करेंगे, आप ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर आपका यही एक सामान्य स्तर व्यक्त करने का पॉइंट होता है। बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ सवाल एक और है जो आपके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है और ये 2 या 3 साल में आया है क्वेश्चन। वयस्कों के खाली पेट में रुधिर ग्लूकोज की स्तर पर 100 ml पर mg कितना होना चाहिए? देखो अभी आप बोलोगे कि डेसीलीटर है तो ठीक है ना बच्चों, उसने मिलीग्राम पूछा था। ठीक है, यहाँ पर भी मिलीग्राम पर 100 ml है, यहाँ 100 ml की बात हो रही थी, यहाँ डेसीलीटर की बात हो रही थी, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो बच्चों 200 अगर आपकी शुगर पहुंच गई तो एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा मामला। अगर 100 के बारे में बात 160 के बारे में बात करें तो 160 शुगर जो है ये भी कहीं ना कहीं क्या होती है, ज्यादा के अंदर आती है, अप्रोक्सीमेट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं बात करूं 60 के बारे में तो 60 थोड़ा सा निचला स्तर चला जाता है शुगर का, यानी आपकी जो शुगर है, आपकी जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगी। यहां पर जो सूटेबल आंसर बैठता है वो बैठता है सी 100, क्योंकि बेटा खाली पेट 90 से 100 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति का पेट भर जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आपकी शुगर 100 के मीन्स ये है कि भाई 100 to 120 के अप्रोक्स आना जरूरी है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन अगर हो तो हो सकता है, वो तो अलग अलग बॉडी पर डिपेंड करता है बच्चों। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आप किसी भी चीज़ को परमानेंट नहीं मानते हो। ठीक है, ये चीज़ें चेंज होती रहती, बदलती रहती, तो बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए चिंता मत करना कि सर ये सही होगा, ये सही होगा, तो आप इसको इसमें आप 100 को सही मान सकते हैं। सेम क्वेश्चन यही होगा कि मनुष्य के सामान्य निरंतर शर्करा स्तर प्रति 100 उस रुधिर में कितना होता है? तो देखो जो मैंने आपको बताया बच्चों 80 to 100 mg के आसपास होना जरूरी है। ये आपका एक नॉर्मल
रेशियो है। ठीक है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर पर कितना पाया जाता है? देखो बच्चों, पुराने जो क्वेश्चंस आपने अभी भी देखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन सीजीएल के क्वेश्चंस थे जो मैं आपको डिस्कस करा था। इवन ये क्वेश्चन भी सीजीएल के अंदर ही पूछा गया था, और इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो 180 से 200, ये सामान्य स्तर है। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, नीचे जाएगा तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। वयस्क पुरुषों में आरबीसी का सामान्य संख्या कितनी होती है? ये होती है 4.5 to 5.5 मिलियन, यानी 4.5 से 5.5 मिलियन के आसपास पर mm³ में ये पाई जाती है। अगर इस हिसाब से देख लिया जाए तो ये हो गए 45 लाख और ये हो गए 55 लाख, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वयस्क पुरुषों में जो आपका सामान्य स्तर है वो 4.5 से 5.5 के आसपास होना चाहिए। अब ये देखो सवाल उठता है कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा सही होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी आप क्या कह लें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके का है कि आपको सारे ही चीजें सही लगेंगी। देखो 4 तो हो नहीं सकता किसी भी हालात में। ठीक है, 4.5 से ये वाला जो रेशियो है ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था और सीजीएल में 5.4 को ठीक कहा गया था। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 5.5 भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5.5 भी ठीक नहीं होगा। तो अगर अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो इस हिसाब से आपका आंसर 5.5 मिलियन जो है वो मैक्सिमम रेशियो के हिसाब से सही होता है, और 4.5 मिलियन आपके मिनिमम रेशियो के हिसाब से ठीक होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो 5.4 तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि लगभग कितना होना चाहिए भाई? ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। हमारी बॉडी में 55 लाख नहीं होती, क्योंकि आरबीसी रोज जो है बहुत सारी मरती रहती है और बहुत सारी आगे आगे चीज़ें जो है वो निकलती रहती है, आगे बात समझे, आगे आगे बनती रहती है। इसीलिए आपके अगर आप देखें तो इसका आंसर दोनों के बीच का यानी 5.4 मिलियन सही मानेंगे। ठीक है, 5.5 मिलियन भी ठीक होता है। अब देखो, रक्तोत्पत्ति कहां पर होती है, यानी ब्लड कहां बनता है? ब्लड कहां बनेगा? फेफड़ों में बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या काम करता है? सिर्फ फेफड़े ऑक्सीजन का विनिमय करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने का काम करता है, आदान प्रदान। ठीक है, अग्नाशय पाचक ग्रंथि है, जिगर, कलेजा, यकृत, लीवर नहीं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ब्लड कंटेन बोन मैरो से ही तैयार होता है, यानी अस्थि मज्जा से ही बनता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर इसका अस्थि मज्जा सही होगा। बच्चों, आपको ये क्वेश्चन बहुत हल्का लग रहा होगा। एक्चुअली में जब मैंने देखा था तो मुझे भी थोड़ा सा हल्का ही लग रहा था कि यार ऐसा क्वेश्चन कौन देता है। लेकिन जब मैंने देखा तो ये आपके एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी कहां बनती है? बच्चों, आपको पढ़ाया था आरबीसी कहां बनती है। आरबीसी बनती है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में बनने वाली जो है वो है आरबीसी। ठीक है, और अगर ओनली क्वेश्चन पूछा जाए बोन मैरो के बारे में तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, आरबीसी का केमिकल नेम भी आ सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे दिया गया है कि आरबीसी जो है वो कहाँ बनती है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पुराना है, 2007 के आसपास का क्वेश्चन है ये, इसीलिए जो है आपको इस तरीके से आया। 2017 उत्तराखंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आप यकीन मानेंगे कि यहाँ पर आरबीसी की जगह पर एरिथ्रोसाइट्स दे रखा था। क्वेश्चन सेम, ऑप्शन सेम, नाम एरिथ्रोसाइट। इसीलिए मैंने कल भी आपको कहा था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल नेम्स के बारे में चर्चा करनी है।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन होता है? अगर मैं बात करूं आरबीसी के बारे में यानी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, तो इरिथ्रोसाइट्स की संख्या 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ और जीवन काल लाइफ टाइम 100 से 120 दिन के आसपास होता है और 120 दिन के बाद में ये विघटित होती हैं। विघटित का मतलब है डेस्ट्रॉय, टूट जाती हैं। और कहाँ टूटती हैं? ये टूटती हैं प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन में आकर ये टूट जाती हैं। तो आपका आंसर हो गया 100 से 120 दिन। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन आ रहा है ना, हो रहा है ना सेम क्वेश्चन। देख लो, जो हमने पढ़ा था उसी को आगे लेकर जा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि कोई नई चीज कर रहे हैं या फिर अरे ये तो हमको बहुत आसानी से आ जाता था, बहुत बढ़िया था। CHSL के अंदर आया था सवाल ये, और इससे पहला ये जो आप कितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं SSC और CSL वाले ही थे सारे के सारे। चलिए आओ देखते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, विशेषकर राजस्थान के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आरपीएससी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आरपीएससी तो पहले गलती करती थी, अब तो चीज़ें थोड़ी सी सही हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी जो एसएमबी है, जिसको हम अधीनस्थ बोर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर उनके पहले कराई हुई सारी क्वेश्चंस जो पेपर्स हैं, उनमें एक बहुत पंगा रहता था कि वो आरबीसी का विघटन पॉइंट, डेस्ट्रॉइंग पॉइंट, विघटन केंद्र यकृत को बताते थे, जो कि गलत है। इसका विघटन केंद्र प्लीहा है। अब क्यों है? क्योंकि प्लीहा ही अंग भ्रूणीय काल में बच्चे में आरबीसी का निर्माण करता है और प्लीहा ही विघटन करता है। इसीलिए प्लीहा का दूसरा नाम क्या था? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो किस नाम से जाना जाता है? ये आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्लीहा स्प्लीन राइट आंसर है। बहुत सारी बुक्स के अंदर दे रखा है लीवर, पूरी तरीके से गलत है बच्चों। ये आमाशय होता है, स्टमक है, ये स्टमक भी गलत है, पाचन करने का काम करता है ये। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अगर हम बात करें बोन मैरो के बारे में, तो ये जो बोन मैरो है ये एक्चुअल में क्या कर रही है? ये आरबीसी को बनाने का काम करती है। या जब एडल्ट हो जाता है ना, एडल्ट में, तो ये ब्लड बनाएगी, यानी आरबीसी को बनाने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है और प्लेटलेट्स बनाती है। इसमें भी स्पेसिफिक मैंने अभी आपको बताया था कि रेड बोन मैरो ही ये सारी चीजें करता है। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का वाहक है? अगर आप बात करें ऑक्सीजन के वाहक के बारे में, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स हैं, क्या है ये? आर्मी ऑफ बॉडी हैं, आर्मी ऑफ बॉडी हैं। प्लाज्मा जो है वो कंटेनिंग पार्ट होता है, जो ग्लूकोज और मिनरल्स ईटीसी को ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करवाता है। ठीक है। तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स का काम सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है बच्चों। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर
मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, घट जाता है, संख्या घट जाती है, संख्या बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन को देखकर मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों, ये क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। लूसेंट तो भरी पड़ी है इस क्वेश्चन से। अगर आप देखना चाहें आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाएगा ऑक्सीजन का लेवल घटेगा। आई बात समझ में? ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ जो आपकी आरबीसीज हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करेगी आपकी आरबीसी? अपने आकार को बढ़ा लेगी। आरबीसी गोल होती है, आरबीसी अपने आकार को बढ़ा लेगी। क्या कर दिया? आकार का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। इसीलिए शुरुआती दिनों में थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पर जैसे ही आप कुछ देर रुकते हैं आपकी बॉडी उसका सेटलमेंट बैठा लेती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आकार बढ़ जाता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने पर कौन सी स्थिति पैदा होती है? एनीमिया, रक्त की कमी, हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमता, आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया है ये, ल्यूकेशिया नहीं है ये, ल्यूकीमिया कर देते हैं इसको। पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है। पॉलीसाइथीमिया ये किडनी ट्यूमर भी कहलाता है आगे, और ये तभी होता है जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, यानी 55 लाख से बढ़कर अगर वो 80 लाख तक पहुंच जाए या लगातार बढ़ता रहे तो वो आपके लिए पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। नेक्स्ट, तो हाँ, इसका आंसर क्या हुआ? पॉलीसाइथीमिया। अगर आप देखें बच्चों, इस पॉलीसाइथीमिया के बारे में जो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आया 2016 के अंदर। इससे पहले सीजीएल 2012 में आया था, 11 में आया था। इसके अलावा इन सभी के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी से रिलेट करते हैं। एक ऐसी स्थिति जिनमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर हम बात करें एल्बिनिज्म, प्रोपिरिया के बारे में, तो ये दोनों ही चीज़ें एक तरीके से, अगर हम बात करें इन सभी के बारे में, यानी अगर बेसिकली बात की जाए एल्बिनिज्म के बारे में, तो जो एल्बिनिज्म होता है ये स्किन हेयर का कुछ डिसऑर्डर है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि आपके स्किन के अंदर जो वर्णक हैं, जो चकते हैं, वो पड़ने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके से पिगमेंट डिसऑर्डर है। ऑफ हेयर, स्किन एंड आईज। अगर मैं बात करूं प्रोपिया के बारे में, तो प्रोपिया के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। मींस या तो कई बार प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, बढ़ने की वजह से जगह जगह पर क्लॉटिंग होना स्टार्ट होती है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इंटरनल आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बात करें एनीमिया के बारे में, तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन का घट जाना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया कहलाता है। बढ़ जाना क्या कहलाएगा? बढ़ जाना कहलाएगा आपका पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा। अगर हम बात करें मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति के बारे में, तो यहां पर आपको 4 नाम दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है इस्कीमिया।
अगर हम बात करें इस्कीमिया के बारे में, तो इस्कीमिया में क्या होता है बच्चों, वसा की अधिक मात्रा होने पर कोरोनरी धमनी सिकुड़ जाती है। अगर कोरोनरी धमनी सिकुड़ गई तो क्या बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रक्त एक दूसरे पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब इस्कीमिया आंसर है। अगर हम बात करें हाइपरमिया के बारे में, तो हाइपरमिया में क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी हाइपरमिया के अंदर होता है बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो है वो आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेन इश्यू इसके साथ में होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग देखें हीमोस्टेटिस के बारे में, तो हीमोस्टेटिस के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट डिसऑर्डर है। ये भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। और हेमरेज का मतलब क्या होता है, जब ब्रेन की आर्टरी फट जाती है, ब्रेन आर्टरी फट जाती है तो वो आपका ब्रेन हेमरेज कहलाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा तिल्ली को कहा जाएगा, स्प्लीन कहते हैं इसको, याद रखना, क्योंकि यही भ्रूणीय काल में बच्चे में आरबीसी बनाता है और यहीं पर विघटित करता है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है, जिसमें रक्त बनता है, रक्त बैंक स्प्लीन कहलाता है। लीवर के अंदर तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ ही इसमें पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, हृदय परिसंचरण करता है और किडनी मूत्र निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब आगे अगर हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में, तो बेसिकली इसके बाद में हम लोग और क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस का जो रेशियो होगा वो बाद में होगा। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चंस को हम कल करने की सोचेंगे, कल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कल क्वेश्चंस इसमें कौन कौन से आते हैं, और भी क्वेश्चंस इसके अंदर मैं ऐड करूंगा अप्रॉक्सीमेट। मेरी कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ब्लड ग्रुप्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर डाल दिए जाएं। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर मुझे दे दें, बाकी की जो भी चर्चा है हम उसके अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है, नमस्ते।